गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 18। इससे पहले सिलेक्शन बैच 17 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियो ना देखी हो चैनल पे जाके देख ले। इस सिलेक्शन बैच में आपको मिल रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, हु कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन कॉल्ड जॉफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 341। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एज माई प्रोविंस इज अ कोट बाई। ये कोट किसके द्वारा कही गई है? सर फ्रांसिस बेकन, सर थॉमस याट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, निकोलस रो। मैंने सारा ज्ञान अपना क्षेत्र बना लिया है, ये कोट है सर फ्रांसिस बेकन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज एज माई प्रोविंस इज कोट बाई सर फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 342। अ पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज। पेट्रार्कन सोनेट को किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट, ग्रीक सोनेट या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 342 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटालियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द टर्म पेट्रार्कन रिफर्स टू द इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क एक पोएट है, इटालियन पोएट, इन्हीं के नाम पर इनका सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट पड़ा है। की पॉइंट्स अबाउट अ पेट्रार्कन सोनेट। स्ट्रक्चर, जो पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट को दो भाग में बांटा गया है, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव यानी 8 लाइन्स और सेस्टेट यानी 6 लाइन्स। राइम स्कीम देखिए। टिपिकली फॉलोज एन ए बी बी ए बी बी ए यानी अब्बा अब्बा। पैटर्न इन द ऑक्टेव, जो ऑक्टेव का पैटर्न होता है वो अब्बा अब्बा होता है। एंड सी डी ई या सी डी पैटर्न इन द सेस्टेट। मतलब ऑक्टेव का जो पैटर्न रहता है वो अब्बा अब्बा रहता है, और सेस्टेट का जो पैटर्न रहता है या तो सी डी ई होगा या सी डी। तो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम बन जाएगी, अब्बा अब्बा सी डी ई या अब्बा अब्बा सी डी। द नाइन्थ लाइन ऑफ द सेस्टेट इज कॉल्ड द वोल्टा विच मीन्स द टर्न। जो 9 लाइन्स होती है ऑफ द सेस्टेट की, मतलब पेट्रार्कन सोनेट की जो 9th लाइन्स होती है उसको वोल्टा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है द टर्न। अब आपसे पूछ लेंगे कि वोल्टा किस सोनेट में मिलता है, पेट्रार्कन सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में या स्पेंसरियन सोनेट में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वोल्टा आपको पेट्रार्कन सोनेट की 9th लाइन्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 343। आवर टीम हैव वन द मैच, नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 343 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव। हैव की जगह पर हैज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आवर टीम है ये यूनिटी के रूप में काम कर रही है, ना कि इंडिविजुअल का सेंस यहाँ पर आ रहा है। अगर टीम का सेंस इंडिविजुअल हो तब यहाँ पर जो टीम होगी, टीम के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अगर टीम एक यूनिटी के रूप में काम कर रही है तो उस टीम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब टीम टीम के बाद साथ दोनों वर्ब आती है, सिंगुलर भी आता है प्लूरल भी आता है। जब टीम टीम जब इंडिविजुअल का सेंस दे रही है, जब टीम इंडिविजुअल का सेंस दे रही है तब तो वर्ब आएगी प्लूरल। जब टीम यूनिटी का सेंस दे रही है तब यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे अवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पे पूरी टीम ने ही मिलकर ही मैच जीता है, ना कि किसी एक खास प्लेयर्स ने। तो एक यहाँ पे कोई इंडिविजुअल प्लेयर का बात नहीं हो रही, पूरी टीम की बात हो रही है। पूरी टीम ने मिलकर ही इस मैच को जीत लिया है। तो यहाँ पे टीम एक यूनिटी का काम कर रही है, इसलिए टीम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी अवर टीम हैज़ वन द मैच। एक्सप्लेनेशन देखिए।
यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द टीम इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर यूनिट। तब टीम सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रही होती है, तब तो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे द टीम इज पेंटिंग अ म्यूरल, मतलब जो टीम है पेंटिंग कर रही है एक भित्ति चित्र को। म्यूरल यानी भित्ति चित्र, टीम पेंटिंग कर रही है भित्ति चित्र को। तो यहाँ पे सिंगल यूनिट का सेंस आ रहा है, यानी यूनिटी का सेंस आ रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन द टीम मेंबर्स आर एक्टिंग इंडिविजुअली। हम जब प्लूरल वर्ब का यूज तब करेंगे तब टीम मेंबर्स एक्ट कर रहे हो इंडिविजुअली। जहाँ पे इंडिविजुअली का सेंस आता है वहाँ पे टीम के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जहाँ पे सिंगल यूनिट का सेंस आता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू पेंट द म्यूरल। टीम डिसएग्रीमेंट है कि कैसे पेंट किया जाए भित्ति चित्र को। तो डिसएग्रीमेंट यहाँ पे इंडिविजुअली का सेंस दे रहा है, इसलिए टीम के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है प्लूरल वर्ब भी आती है, ध्यान रखिएगा। तब सिंगल यूनिट की बात हो रही है तब टीम के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तब अगर इंडिविजुअली का सेंस आ रहा है तब टीम के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 344, द राइम रॉयल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश वर्स इन द 14th सेंचुरी बाई जॉफरी चौसर इन। राइम रॉयल को फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 14th सेंचुरी में चौसर के द्वारा। अब चौसर ने अपने किस वर्क में राइम रॉयल का यूज किया था? ऑप्शन ए द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ऑप्शन बी ट्रायलस एंड क्रेसिडे, ऑप्शन सी द बुक ऑफ द डचेस, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 344 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। द राइम रॉयल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश वर्स इन द 14th सेंचुरी बाई जॉफरी चौसर इन ट्रायलस एंड क्रेसिडा। राइम रॉयल को चौसर ने फर्स्ट टाइम यूज किया था अपने वर्क ट्रायलस एंड क्रेसिडे में। ट्रेडिशनली द नेम राइम रॉयल इज सेड टू डिराइव फ्रॉम द किंग्स स्क्वायर, जिसका मतलब होता है द किंग्स बुक, एट्रीब्यूटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। जो राइम रॉयल है इसको पहले चौसेरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता था। इसको राइम रॉयल इसलिए कहने लगे क्योंकि स्कॉटलैंड के जो राजा थे जेम्स फर्स्ट, इन्होंने अपनी बुक द किंग्स स्क्वायर में इसको यूज़ किया था, तब से चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाने लगा। Question number 345 is a question that is asked to make a point or create an effect rather than to get an answer। किसकी बात हो रही है? रिटोरिकल क्वेश्चन की, एनास्ट्रोफी की, एनाफोरा या कियासमस? इज अ क्वेश्चन, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है दैट इज आस्क टू मेक अ पॉइंट और क्रिएट एन इफेक्ट रादर देन टू गेट एन आंसर। मतलब ये एक प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता है ताकि हमको आंसर प्राप्त हो, बल्कि इसलिए पूछा जाता है कोई भी अपनी बात कहने के लिए पूछा जाता है, या कोई क्रिएट इफेक्ट करने के लिए या प्रभाव पैदा करने के लिए पूछा जाता है। मतलब ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें इस क्वेश्चन से आंसर प्राप्त हो, बल्कि इसका मीन्स होता है कि अपनी बात को कहने के लिए या प्रभाव प्रभाव पैदा करने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि हमें सामने वाला आंसर प्राप्त करे, बल्कि अपनी बात को कहने के लिए पूछा जाता है या प्रभाव पैदा करने के लिए पूछा जाता है। दे आर लिटरेरी डिवाइस यूज इन लिटरेचर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। इसका यूज ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मेक अ पॉइंट और गेट अ रीडर्स अटेंशन, और रीडर्स का अटेंशन प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये आइए ओ टू द वेस्ट विंड बाई पी.वी. शैली। पी.वी. शैली की पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, यहाँ से ये लाइन ली गई है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब यहाँ पे पी.वी. शैली क्वेश्चन कर रहा है इफ विंटर कम्स, या यदि विंटर्स आएगी
कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या स्प्रिंग पीछे रह सकती है? यदि स्प्रिंग आ गई है तो क्या स्प्रिंग सीजन पीछे रह सकता है? इसमें प्रीवियसली क्वेश्चन आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे आंसर प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पूछ रहे हैं। इफ विंटर कम्स, यदि विंटर्स आ गई है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्या स्प्रिंग सीजन पीछे रह सकती है? इसका मतलब स्प्रिंग सीजन भी आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है? ये एडवर्ड एलवी की का एक प्ले है, यहाँ से ये लाइन ली गई है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज इन नेम, नेम में क्या रखा है? मतलब नेम मीनिंगलेस है, नेम में कुछ नहीं रखा है, नेम का मतलब अर्थहीन है। तो व्हाट इज द नेम, नेम में क्या रखा है? तो ये तीन एग्जाम्पल्स है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, और व्हाट इज इन नेम। ये रिटोरिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 346, द ट्रायल सीन, ट्रायल सीन किस प्ले में आता है? ट्वेल्थ नाइट में, कॉमेडी ऑफ एरर्स में, टेमिंग ऑफ द श्रीव या मर्चेंट ऑफ वेनिस? क्वेश्चन नंबर 346 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्चेंट ऑफ वेनिस में ट्रायल सीन आता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ट्रायल सीन इन मर्चेंट ऑफ वेनिस टेक प्लेस इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट। एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में ट्रायल सीन आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वेयर पोर्सिया डिस्क्राइब एज लॉयर नेम्ड वाल्दाजार, जहाँ पे पोर्सिया अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक लॉयर नेम में, जिसका लॉयर नेम होता है वाल्दाजार। क्वेश्चन नंबर 347, शेक्सपियर said pretty well everything and what he left out James Joyce with a judge from me self put in, ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? राल्फ वाल्डो इमर्सन, ब्रेडन वेन, बेन जॉनसन, डीएच लॉरेंस? क्वेश्चन नंबर 347 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेडन वेहन। क्वेश्चन नंबर 348, माई फ्रेंड्स आर गोन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे, नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 348 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैव इन प्लेस ऑफ आर। जहाँ पे आर है वहाँ पे हैव का यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव में है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव में दे रखा है। यहाँ पैसिव का कोई सेंस नहीं है, यहाँ सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। माई फ्रेंड्स हैव गोन ऑन ट्रिप टू गोवा टूडे, क्योंकि इज एम आर के साथ अगर आपकी थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर पैसिव फॉर्म का बनता है, ना कि एक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 349, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट, ये लाइन किस प्ले से ली गई है? कोरियोनिनस से, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या जूलियस सीजर? क्वेश्चन नंबर 349 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये लाइन जेसिका बोलती है एक्ट 2 एंड सीन 6 में कि प्यार अंधा होता है और जो प्रेमी होते हैं वो अपनी पिटी फोलीज को नहीं देख सकते, जो वो कमिट कर देते हैं, मतलब अपनी ही मूर्खता को नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकम अ ट्रम्पेट इज अ लाइन फ्रॉम? ऑप्शन ए, माई हार्ट लीप्स अप, ऑप्शन बी, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ऑप्शन सी, स्कोर नॉट द सोनेट, ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? क्वेश्चन नंबर 350 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कोर नॉट द सोनेट। यहाँ पे जो थिंग है, थिंग सोनेट की सोनेटी को दर्शा रहा है। मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग बिकम अ टेम्पेट, मतलब मिल्टन के हाथ में आकर ही जो थिंग है, थिंग यानी सोनेट है, वो बन जाती है टेम्पेट। तो ये लाइन ली गई है स्कोर नॉट द सोनेट, जो कि
विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, इज कॉल्ड नॉट द सोनेट। क्वेश्चन नंबर 351, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। ये कोटेशन किसके द्वारा कही है? विलियम हैजलिट, डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वॉल्डो इमर्सन या टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 351 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम हैजलिट ने ये कोटेशन कही है, इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। क्वेश्चन नंबर 352, व्हाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रिम्फ ऑफ एन आवर। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम है, एक्सक्लेमेशन है, इंटेरोगेशन है या एंटीथेसिस है? वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रिम्फ ऑफ एन आवर, मतलब 1 घंटे की जीत के लिए इतनी मेहनत क्यों? वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रिम्फ ऑफ एन आवर, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन सी, इंटेरोगेशन। मतलब 1 घंटे की जीत के लिए इतनी मेहनत क्यों? तो इंटेरोगेशन का दूसरा नाम रिटोरिकल क्वेश्चंस भी है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं अभी मैंने समझाया है इसको, कि वाई ऑल दिस टॉयल फॉर ट्रिम्फ ऑफ एन आवर। इसमें कोई क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 घंटे की जीत के लिए इतनी मेहनत क्यों, आपसे क्वेश्चन नहीं प्राप्त करने के लिए कह रहा है, बल्कि इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी इंटेरोगेशन। क्वेश्चन नंबर 353, ऑफ सीरियस फेथ एंड इनवर्ट गिली दैट वॉज द सॉन्ग फॉर मी इज अ लाइन। ये लाइन कहाँ से ली गई है, किसने कही है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोली गई है, या पी.बी. शेली, या जॉन कीट्स, या जॉन मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 353 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ये लाइन, ऑफ सीरियस फेथ एंड इनवर्ट गिली दैट वॉज द सॉन्ग फॉर मी। ये सॉन्ग आया है टू द नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल इनकी एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यहीं से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 354, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। सुनील ने रिफ्यूज कर दिया, एसोसिएशन की जो मीटिंग होने वाली थी सैटरडे को, उसको अटेंड करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसोसिएशन के पहले द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के पहले भी द आया है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन के बाद भी द का यूज होगा। इसलिए एसोसिएशन नाउन है, ऑन से, और एसोसिएशन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग, अगर मीटिंग डिफिनिट है तो एसोसिएशन भी डिफिनिट होगा। तो द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे। सुनील ने रिफ्यूज कर दिया, जो सैटरडे को होने वाली मीटिंग थी, एसोसिएशन की जो मीटिंग थी सैटरडे को होने वाली थी, उसको अटेंड करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। तो द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 355, स्वीट चाइल्डिश डेज दैट वर एज लॉन्ग एज 20 days आर नाउ। ये लाइन कहाँ से ली गई है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पी.बी. शेली या वर्ड्सवर्थ? क्वेश्चन नंबर 355 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही है, स्वीट चाइल्ड डेज दैट वर एज लॉन्ग एज 20 days आर नाउ। ये लाइन ली गई है टू अ बटरफ्लाई, एक इनकी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू अ बटरफ्लाई, यहीं से ये लाइन ली गई है। टू अ बटरफ्लाई इज अ लिरिक पोएम written by William Wordsworth at the town end Grasmere in 1802. It was published in the collection Poems in 2 volumes in 1807. टू अ बटरफ्लाई एक लिरिक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ग्रासमेयर में लिखी थी 1802 में, और इसको पब्लिश कराया था, एक इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था
पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में यहीं पर इन्होंने इस पोएम को पब्लिश करवाया था। क्वेश्चन नंबर 356, मिडिल मार्च इज वाइडली कंसीडर्ड अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ। किस टाइप की नॉवेल है ये मिडिल मार्च? रियलिस्टिक नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है या डोमेस्टिक नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 356 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियलिस्टिक नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 357, मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बारबेरस इज मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू अ क्रिटिसिज्म मेड बाई। किसकी ये कोट है? किसने कहा है कि मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बारबेरस? जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 357 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने कहा है मिल्टन्स लैंग्वेज वॉज हार्श एंड बारबेरस। क्वेश्चन नंबर 358, गिल्ट एंड सॉरो इज अ पोएम बाय। ये पोएम किसकी है? डॉक्टर जॉनसन की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, पीबी शैली की है, जेफरी चौसर की है? क्वेश्चन नंबर 358 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्ट एंड सॉरो इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इस पोएम को में बताया गया अबाउट अ शेफर्ड हु फाइंड्स अ वुमेन इन अ रूइंड बिल्डिंग। तो गिल्ट एंड सारो ये पोएम एक शेफर्ड के बारे में बताया गया जो फाइंड्स करता है एक वुमेन को इन अ रूइंड बिल्डिंग में, एक महिला को ये फाइंड्स करता है। एक खंडर होता है, खंडर में एक महिला को ये फाइंड्स करता है। द वुमेन इज इन अ रेस्टलेस स्टेट एंड द शेफर्ड अटेम्प्ट टू काम हर। जो महिला होती है बहुत ही बेचैन अवस्था में होती है और जो शेफर्ड होते हैं उसको शांत बना देते हैं या शांत करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, हेल स्माइलिंग मॉन फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? हाइपरबोला है, सिमली है, इंटरोगेशन है, अपॉस्ट्रोफी है? हेल स्माइलिंग मॉर्न मतलब जय हो मुस्कुराती हुई सुबह। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी अपॉस्ट्रोफी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अपॉस्ट्रोफी। हेल स्माइलिंग मॉर्निंग, जय हो मुस्कुराती हुई सुबह। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? Apostrophe is a figure of speech where a speaker addresses someone or something that is not present or cannot respond। मतलब apostrophe एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर जो स्पीकर होता है वो एड्रेस करता है समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति को एड्रेस करता है या किसी वस्तु को। जो स्पीकर होता है वो एड्रेस करता है या तो किसी व्यक्ति को एड्रेस करके कहता है या तो किसी वस्तु को, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है और ना ही वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 360, दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 360 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन नीड इन प्लेस ऑफ टू नीड। जहाँ पे टू नीड है वहाँ पे इन नीड का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि द ईडियम इज नीड। इन नीड जो ईडियम है इसका मीन्स होता है समवर और समथिंग इन अ स्टेट ऑफ नीडिंग समथिंग। मतलब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ है किसी ऐसी अवस्था में जिसको सख्त आवश्यकता है उसको रिपेयरिंग करने की। इन नीड का यूज़ वहाँ पर होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है ऐसी अवस्था में है जिसको ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है उसको सुधारने की, उसको इम्प्रूव करने की, उसको रिपेयरिंग की। तो वहाँ पर इन नीड का यूज़ होता है। तो इस सेंटेंस में देखिए, दिस हॉल इज़ बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर। तो टू नीड की जगह पे इन नीड होगा, मतलब इस हॉल को सख्त ज़रूरत है मरम्मत की। तो जहाँ पे सख्त ज़रूरत का सेंस आता है वहाँ पे टू नीड नहीं इन नीड का यूज होता है। तो दिस हॉल इज़ बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु सेड फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट। किसने कहा है कि फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।